आदित्य ऑफिस पर अपने कमरे पर काम पर बिजी था। ना चाहते हुए भी उसे बार बार ध्रुव की बातें याद आ रही थीं कि दिव्या से दूर जाने का ख्याल से आदित्य को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। वह अचानक अपने काम करते हाथों को रोक देता है और अपनी चेयर पर सर रखकर आंखों को बंद कर लेता है। आदित्य चाहे तो ध्रुव को उसी वक्त जान से मार सकता था, लेकिन उसे पूरी सच्चाई जाननी थी जो अब तक ध्रुव ने पूरी तरह से नहीं बताई थी। लेकिन आदित्य अपने सवालों से पूरी तरह से घिरने लगता है। तभी उसका फोन रिंग होता है। कुछ ही देर पर आंखें बंद करके वैसे की वैसे ही बैठा रहता है। कुछ देर तक फोन रिंग होने के बाद कट जाता है। कमरे में एकदम से शांति छा जाती है, लेकिन एक बार फिर शांति को चीरते हुए फोन रिंग होता है। आदित्य धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फोन में फ्लैश हो रहे नाम को कुछ देर देखता है, फिर कॉल रिसीव करके कान में लगाता है। जैसे आदित्य सामने वाले की बात सुनता है, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगते हैं। वह कॉल को कट करके अपने चेयर से उठकर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। कार तेज रफ्तार में विला के बाहर रुकती है। कार रुकते ही रॉकी पीछे का डोर ओपन करता है तो आदित्य काफी परेशानी से कार से बाहर निकलता है और लगभग भागते हुए विला के अंदर जाता है। वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देख आदित्य की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। बेड पर दिव्या बेहोश होकर पड़ी हुई थी। उसके सर और हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे इस तरह से देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है। वह अपने कदमों को बढ़ाते हुए दिव्या के पास जाता है और बेड पर बैठ जाता है। दिव्या को अब तक होश नहीं आया था। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आदित्य दिव्या के चेहरे को एकटक देखने लगता है, जो कि बिल्कुल मुरझाया हुआ था। दर्द उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। आदित्य दिव्या का एक हाथ पकड़ लेता है और गौर से दिव्या को देखने लगता है। दिव्या को छोड़कर आदित्य फोन पर मेल चेक करने लगता है कि तभी दिव्या जोर से चिल्लाते हुए उठ जाती है। आदित्य, जो कि मेल को चेक कर रहा था, दिव्या के ऐसे चिल्लाने से उसका ध्यान दिव्या पर चला जाता है। दिव्या का चेहरा पसीने से लथपथ था। वह एक गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आदित्य को देखते ही दिव्या जल्दी से उसके करीब जाती है और गले से लगा लेती है। आदित्य दिव्या के सर को सहलाने लगता है। दिव्या आदित्य के गले लगे हुए ही सिसकते हुए कहती है, उन्होंने मेरे पापा को मार दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। दिव्या ऐसे ही बड़बड़ाते हुए एकदम चुप हो जाती है। आदित्य सहलाना बंद करके दिव्या को थोड़ा अलग करके देखता है तो वह सो चुकी थी। आदित्य उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर खुद कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। इस वक्त आदित्य की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई थीं। छाया आदित्य के सामने सर झुकाए खड़ी हुई थी। आदित्य छाया को ही गुस्से से घूर रहा था, जिसका अंदाजा छाया को भी हो चुका था। रॉकी तो छाया के लिए भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था
उसे पता था कि अब छाया आदित्य के कहर से नहीं बचने वाली। छाया भी अब तक समझ चुकी थी कि आदित्य उसे नहीं छोड़ने वाला। छाया डर से कांप रही थी। बहुत देर तक की शांति के बाद आदित्य की खतरनाक आवाज कमरे में गूंजती है। लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। छाया आदित्य की आवाज सुनते ही हकलाते हुए कहती है, सर वो आदित्य, जोर से, स्टॉप योर नॉनसेंस। छाया बिल्कुल चुप हो जाती है। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो जाता है। आदित्य सोफे से उठकर छाया के पास जाता है और गुस्से से, मैंने पहले ही कहा था ना कि उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। तो फिर हमने जो ट्रेनिंग दी है सब भूल चुकी हो। और ट्रेनिंग और पनिशमेंट का नाम सुनकर छाया तो घबरा जाती है। आदित्य अब छाया को छोड़ रॉकी से कहता है, आज इसे पूरे रात पिला के राउंड लगवाओ, और वो भी खाली पैर। रॉकी तुरंत जवाब देता है, यस बॉस। यह सुनकर तो छाया को खुद की ही गलती पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह सोचती है कि खुद को ही 10 से 20 थप्पड़ मार ले। बिला का चक्कर लगाना, वो भी खाली पैर, पूरी ऊपर से पूरी रात। ये तो छाया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। बिला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसके 2 चक्कर लगाने से ही लोगों की हालत खराब हो जाए। यहाँ तो पूरी रात की बात हो रही थी। रॉकी उसके बाद छाया को अपने साथ लेकर चला जाता है। छाया की हालत देखकर रॉकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। दोनों के जाते ही आदित्य कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ता है कि उसे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी दिव्या दिखती है, जो सहारा लिए खड़ी थी। आदित्य उसे देखते ही जल्दी से उसके पास जाता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? दिव्या ना में सिर हिला देती है। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए कमरे की तरफ जाता है। तभी वह देखता है कि दिव्या तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दिव्या के पैरों में भी थोड़ा चोट लगी थी, जिससे उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। आदित्य बिना वक्त गंवाए दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं दिव्या हैरान सा उसे देखने लगती है। कमरे में पहुंचकर आदित्य दिव्या को बेड पर बिठा देता है। दिव्या आदित्य को देखकर कहती है, इसमें छाया की कोई गलती नहीं थी। दिव्या के बोलते ही आदित्य तुरंत कहता है, मैंने पूछा। तो दिव्या बिल्कुल चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन दिव्या ने इतना ही बोला था कि आदित्य जल्दी से उसके होठों पर उंगली रखकर, चुप, बिल्कुल चुप। आदित्य के ऐसा करने से दिव्या का दिल एकाएक जोरों से धड़कने लगता है। दिव्या एकदम चुप होकर आदित्य को ही देखने लगती है। दिव्या को चुप देखकर आदित्य अपनी उंगलियों को दिव्या से होठों से हटा देता है और बेड से उठकर सीधे रूम से बाहर निकल जाता है। दिव्या आदित्य को जाते हुए देखती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। दिव्या अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें अनुज का नाम फ्लैश हो रहा था। दिव्या कॉल को रिसीव कर कान में रखते हुए तो उसे अनुज का चहकते हुए आवाज़ सुनाई देती है, हेलो भाभी। दिव्या मुस्कुराते हुए, हाँ बोलिए अनुज।
भाभी, आपका प्यारा सा देवर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। दिव्या, अच्छा जी। अनुज, जी हाँ। और बताइए भाभी, आप ठीक तो है ना? दिव्या पहले खुद को देखती है, फिर शांत सा कहती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। अनुज अब बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि वह दिव्या की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। दिव्या अनुज के चुप होने से जैसे समझ जाती है। दिव्या, माँ कैसी हैं? अनुज दिव्या की आवाज़ सुनते ही होश में आता है और कहता है, भाभी यहाँ सब कोई ठीक है, सभी आपको बहुत मिस करते हैं, आप जल्दी से वापस आ जाइए। दिव्या, हाँ मैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और फिर दिव्या कॉल कट करके फ़ोन टेबल पर रख देती है और अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है। तभी अचानक ही वह लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है कि दो मजबूत हाथ उसे कसकर पकड़ लेते हैं। दिव्या देखती है तो आदित्य उसे ही घूर रहा था। ये देखकर दिव्या थोड़ा हकलाते हुए वो हाँ मैं। आदित्य दिव्या की बातों को नज़रअंदाज कर सोफे पर उसको बैठाता है। तभी एक सर्वेंट डिनर लेकर आती है। दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठा की नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ध्रुव का खुद की जान लेना याद आने लगता है। ज्येष्ठा ने जब देखा ध्रुव खुद को मारने जा रहा था, यह देखकर ज्येष्ठा को अजीब सी घबराहट होने लगी थी, किसी को खोने का डर। लेकिन ज्येष्ठा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्येष्ठा को अब ध्रुव को उसकी दी के बारे में बोलना याद आता है। ज्येष्ठा खुद से, आखिर ऐसा क्या किया था दी ने जो? फिर कुछ सोचते हुए, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी दी कभी गलत नहीं हो सकती, वो बस मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने खुद की जान लेने की कोशिश क्यों की? अपने सवालों से घिरी ज्येष्ठा का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बिल्कुल वह हार कर बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगती है। सुबह के वक्त दिव्या गार्डन में टहलने लगती है। अब तक तो उसकी पैर ठीक हो चुकी थी, दर्द भी थोड़ा कम हो गया था। दिव्या चलते चलते एक बेंच के सामने आ जाती है। बेंच पर छाया बैठे बैठे ही सो रही थी। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है। दिव्या छाया के पास जाकर बेंच में बैठ जाती है और छाया को देखने लगती है। बहुत देर दिव्या ऐसे ही छाया को देखती रहती है। छाया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। जैसे ही छाया आंखें खोलती है, दिव्या को देखकर वह जल्दी से खड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। दिव्या बेंच से उठती है और छाया के पास जाकर कान पकड़कर आई एम सॉरी, यही देखकर छाया शॉक्ड हो जाती है। जल्दी से छाया बोलती है, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे। बोलते बोलते जब छाया ऊपर देखती है तो आदित्य बालकनी से उसे ही घूर रहा होता है। छाया डर से वहां से भाग जाती है। उसे ऐसा जाता देख दिव्या को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक छाया को क्या हुआ है। इधर आदित्य रेडी होकर रूम से स्टडी रूम में चला जाता है। तभी रॉकी आकर एक पेपर देते हुए
बॉस, डिवोर्स पेपर रेडी हैं। आदित्य पेपर को हाथ में लेता है और पढ़ने लगता है। उसने जिस तरह से बनाने के लिए बोला था, बिल्कुल उसी तरह से ये सब था। आदित्य, दादी को पता तो नहीं चला? आदित्य के सवाल पर रॉकी कोई जवाब नहीं देती, तो आदित्य सर उठाकर रॉकी को देखने लगता है, जो दरवाजे की तरफ थोड़ा परेशान सा देख रहा था। रॉकी के नज़रों का पीछा करते हुए जब आदित्य दरवाजे की तरफ देखता है, तो दिव्या दरवाजे पर अपने आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। जैसे आदित्य उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, दिव्या वहां से भाग जाती है। उसे ऐसा देख आदित्य भी उसके पीछे चला जाता है। दिव्या वहां से भाग जाती है। आदित्य कमरे में जाकर देखता है तो दिव्या सोफे पर बैठी हुई थी। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए दिव्या के पास जाता है। दिव्या आदित्य की मौजूदगी महसूस कर अपने आंसू पोंछते हुए आदित्य की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। दिव्या जल्दी से आदित्य के हाथों से वह पेपर्स ले लेती है और बिना पढ़े सिग्नेचर कर देती है। दिव्या आदित्य को पेपर देते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए, आखिर में आप अब हमारे इस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हैं। दिव्या की बात से आदित्य को चुभन सी महसूस होती है। दिव्या अब अपनी जगह से उठकर जाने लगती है। तभी आदित्य, कहाँ जा रही हो? दिव्या आदित्य को देखते हुए फीकी स्माइल करते हुए कहती है, हमें नहीं लगता अब हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे हमें आपको कुछ भी बताना पड़े। दिव्या कमरे से बाहर जाने वाली होती है कि आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर दीवार में सटा देता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है और आदित्य गुस्से से कहता है, अब भी हमारे बीच कोई रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी मेरा तुम पर ही हक है। दिव्या को भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, कैसा हक? अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, जीऊँ या फिर इसके आगे दिव्या कुछ बोलती, आदित्य अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और गुस्से से कहता है, हक मेरा तुम पर पहले भी था और अब भी है। दिव्या जोर से आदित्य को धक्का देती है और चिल्लाते हुए कहती है, किस हक की बात कर रहे हैं आप? वो हक जो आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, वो हक जो आपको अपने कमरे को मुझे बांटने पर मजबूर कर दिया, वो हक जो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे मजबूरियों में दिखाते हैं। एक ज़बरदस्ती के रिश्ते पर रखकर हक जताने का आप बस दिखावा करते हैं। आप सिर्फ अपने दादी के आदेश से ही ये सब करते हैं, लेकिन अब और नहीं, हम पर ये दिखावे का हक जताना बंद कर दीजिए। हमें तकलीफ़ होती है आपके करीब रहकर। जितना हमें सुकून मिलता है, उतना आपके करीब रहने की वजह से जानकर हमें दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आदित्य फिर से दिव्या के करीब जाकर दीवार में उसे सटाते हुए और गुस्से से, तुम्हें मेरा हक जताना दिखावा लगता है? दिव्या दर्द भरी मुस्कुराहट से, हमें लगता नहीं है, यही सच है। हमने आज तक जितना भी किया बस दिखावा किया, बस दिखावा। मेरे करीब आना, मेरी केयर करना, सब कुछ जितना भी, सब कुछ झूठा था, बस एक दिखावा था। लेकिन आपको पता है क्या, आपके झूठे दिखावे से भी
हमें सुकून ही मिलता है। जिन दर्दों से हम गुजरे वह आपके करीबी से ही खत्म हो जाती है, लेकिन जो दर्द पहले थी अब कई गुना बढ़ गई है। हमें पहले से पता था कि आप मुझसे दूर होंगे, फिर भी आज मुझे तकलीफ हो रही है आपके दूर जाने से, आपके साथ रिश्ता तोड़ने से। आप मेरे नहीं हैं, इससे आदि अब बोल पड़ता है। हमारा कोई रिश्ता नहीं टूटा है। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अब भी तुम्हारा ही हूँ। दिव्या, बंद कीजिए दिखावे करना। क्यों आप मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं? मैं जी लूँगी अकेली। अपने बीते यादों को, दर्द को समेट कर जी लूँगी। आदित्य, गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह बिल्कुल चिल्लाते हुए, तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब दिखावा कर रहा हूँ? हाँ, मैं कर रहा हूँ दिखावा। तुम्हें दर्दों से दूर करने का दिखावा मैं कर रहा हूँ। ये रिश्ते निभाने का मैं दिखावा कर रहा हूँ। अपनी दादी की वजह से मैं सिर्फ दिखावे कर रहा हूँ। दिव्या जैसे ही ये सब सुनती है, उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं। उसने जो सोचा, जो समझा, वो सब बिल्कुल सच था। दिव्या को थोड़ी उम्मीद थी कि ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन आज आदित्य ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि वह सिर्फ एक दिखावा था। दिव्या का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। आंसुओं से पूरा चेहरा भीग चुका था। वह बस आदित्य को ही देखे जा रही थी, वहीं आदित्य भी बस दिव्या को ही देखे जा रहा था। अब दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा गई थी। कमरे में तो कुछ सुनाई दे रहा था, तो वो था सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज़। दिव्या के आंसू देख कर आदित्य का दिल तड़प सा उठता है। वह दिव्या के आंसुओं को बहने से रोकने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, दिव्या उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। दिव्या दर्द भरी आवाज़ में, आप किस बात का दिखावा कर रहे हैं? अब तो आपने बता दिया ना कि सब एक दिखावा है। अब क्या मजबूरी है आपकी जो ऐसे हमदर्दी दिखा रहे हैं? आदित्य खुद को शांत करते हुए बहुत नरमी से, मैंने मजबूरी में अगर कुछ किया है तो वो है तुमसे दूर जाने की कोशिश। मैं मानता हूँ कि हमारी शादी जैसे हुई है उसे अपनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैंने अब तक इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश नहीं की है। मैं तुम्हारे दर्दों को दूर करने के लिए तुम्हारे करीब भी आना चाहा, ताकि तुम अकेलेपन से न जियो, लेकिन मैं वो भी न कर सका। मैं तुम्हारे करीब आने का कोई दिखावा नहीं कर रहा था। सच तो ये है, मुझे तुम्हारे करीब आकर बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी केयर करना, तुम पर हक जताना, ये सब कोई दिखावा नहीं है। आदित्य इतना ही बोलता है कि दिव्या तुरंत कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। आप मुझे झूठी दुनिया पर रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? सच तो ये है, आप हमेशा से ही मुझसे दूर जाना चाहते थे। मजबूरी में आपने अगर कुछ किया है तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब आप इस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हैं। अब मुझे आपकी हालत पर छोड़ दीजिए। दिव्या इतना बोलकर कमरे से जाने लगती है कि आदित्य कहता है, इस रिश्ते से और मुझसे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकती। तुम गुस्से और भावनाओं में बहकर सच्चाई को ठुकरा रही हो। आदित्य के बोलने से दिव्या पीछे मुड़कर आदित्य को देखते हुए
सच्चाई आपके हाथों में है, जो अब ये बताती है कि हमारे बीच जो रिश्ता था वह अब खत्म हो चुका था। आदित्य अपने हाथ में लिए डिवोर्स पेपर को देखता है, फिर दिव्या को देखते हुए कहता है, हमेशा आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। तुमने जिस पेपर पर सिग्नेचर किया है उसे देखना नहीं चाहोगी? दिव्या, मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही मुझे कुछ देखना है। आदित्य पेपर को टेबल पर रखकर दिव्या की तरफ बढ़ते हुए एकदम करीब आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सच्चाई देखना चाहिए तो एक बार डिवोर्स पेपर को जरूर देख लेना। इतना बोलकर आदित्य दिव्या के साइड से जाने लगता है। फिर वह दरवाजे पर रुककर बिना पीछे मुड़े हुए कहता है, और तुम ये मत सोच लेना कि डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर लिया है इसका मतलब तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। आदित्य तेज कदमों से बाहर चला जाता है। वहीं दिव्या फर्श पर ही बैठकर रोने लगती है। दिव्या जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसे आदित्य के कहे शब्दों पर जैसे विश्वास ही न हो। विश्वास भी कैसे करे? जो इंसान अपनों से दूरी बनाकर रखे वह दिव्या के करीब कैसे ही जा सकता था। दिव्या जब से आदित्य के साथ रहती आई है तब से आदित्य बस दूर ही तो भागता आया है। यहाँ तक उसने डिवोर्स देने की भी तो बात कही थी, जो कि दिव्या ने सुन ली थी। आज तो उसके हाथों में ही डिवोर्स पेपर थे, जो कि शायद दिव्या के पास ही लेकर आने वाला था। जहाँ दिव्या फर्श पर बैठकर रो रही थी, वहीं आदित्य स्टडी रूम में सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगता है। रॉकी बस अपने बॉस को ही देखे जा रहा था। आदित्य वैसे ही आंखें बंद करके कहता है, दूसरा डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ। रॉकी तुरंत कहता है, यस बॉस। दिव्या बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है। तभी एक सर्वेंट डिनर लेकर आती है। दिव्या डिनर को देखकर सर्वेंट से कहती है, हमें भूख नहीं है, आप इसे वापस लेकर जाइए। सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर कहती है, मैम सर ने ऑर्डर दिया है कि जब तक आप डिनर नहीं करेंगी हम में से कोई भी डिनर नहीं कर सकता। यह सुनकर तो दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह ना चाहते हुए भी थोड़ा सा डिनर कर लेती है और लेट कर सो जाती है। स्टडी रूम में डिनर करके अपने काम में लग जाता है आदित्य। इधर प्रीत अपने कमरे में रूम को पूरी तरह से डेकोरेट करके बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में अर्जुन की एक तस्वीर थी और उसके सामने एक केक था। प्रीत अर्जुन के फोटो को देखते हुए कहती है, आपको पता है आज क्या है? आज ही के दिन हमने आपको पहली बार देखा था और आप पर हम अपना दिल हार बैठे। आज पूरे 4 साल हो गए हैं। आपने तो कभी हमें नोटिस ही नहीं किया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद हमें आपकी इसी अदा से प्यार हो गया है। काश कि इन 4 सालों में हमने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता। लेकिन क्या आप मेरे प्यार को कभी समझ पाते? फिर थोड़ा रूडली कहती है, हम आपके बिना जी भी लेते, लेकिन आपको किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकते। उस वक्त अगर आपके भाई न होते तो मैं मंडप पर ही
उस लड़की को जान से मार देती जिसने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की है। खैर, आज हमारा दिन है। उस लड़की को याद करके हम अपना दिन यूं खराब नहीं करेंगे। प्रीत केक को कट करती है और एक बाइट लेकर रख देती है। केक को बाहर ले जाकर रख देती है और फिर बेड पर लेटकर अर्जुन के फोटो को सीने से लगाकर बातें करने लगती है। बातें करते करते प्रीत कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। प्रीत के सोते ही प्रियांश उसके कमरे में आता है। प्रियांश कमरे को देखने लगता है। घर में सभी को पता था कि प्रीत हर साल इस दिन को अर्जुन के फोटो के साथ सेलिब्रेट करती है। नीलम राठौर, प्रीत और प्रियांश की माँ तो प्रीत की हालत देखकर कभी रो पड़ती हैं। नीलम जी अब अपने बच्चे को तड़पते हुए तो देख नहीं सकती थी, इसलिए जब भी यह दिन आता था तो नीलम जी कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। प्रीत कभी कभी अर्जुन से बातें करते हुए हॉल पर भी पहुंच जाती थी। वहां के सारे सर्वेंट तो प्रीत को पागल भी समझते। उन्हें कौन बताए कि प्रीत पागल तो हो गई है, लेकिन अर्जुन के प्यार में प्रियांश प्रीत के पास जाकर बैठ जाता है और प्रीत से अर्जुन की फोटो को अलग कर देता है। प्रियांश ये सब बहुत धीरे धीरे से कर रहा था। आखिर में फोटो लेकर प्रियांश प्रीत को देखते हुए, दी आप ये गलती नहीं कर सकती। भले ही अर्जुन आपका प्यार है, लेकिन अब वह सब दिव्या के ही हैं। आप अपने प्यार को पाने के लिए अगर आप दिव्या को खुश करेंगे तो सबसे पहले आपको हमसे सामना करना पड़ेगा। हम भी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें आपका ही सामना क्यों न करना पड़े। अगर आप अपने प्यार के लिए पागलपन दिखा सकते हैं तो हम भी आपके ही भाई हैं। हम भी अपने प्यार के लिए पागलपन दिखा सकते हैं। दी आपको अर्जुन को भूलना होगा। आपको अर्जुन की ज़िंदगी से जाना ही होगा और ये सब मैं खुद करूँगा। आपको अर्जुन की ज़िंदगी से बहुत दूर कर दूँगा। मैं अपने प्यार के लिए आपको अर्जुन की ज़िंदगी में बिल्कुल जाने नहीं दूँगा। प्रियांश अपनी जगह से उठकर फिर कहता है, हो सके तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा दी। इतना बोलकर प्रियांश कमरे से निकल जाता है। प्रीत तो बस अर्जुन के सपनों में ही खोई थी। उसे किसने क्या कहा कुछ भी उसे सुना ही नहीं दिया। इधर कालू ध्रुव के केबिन में आता है। ध्रुव अपने काम को करते हुए कालू को बिना देखे कहते हैं, इस बार दिव्या हाथ में नहीं जानी चाहिए। उसे कुछ भी करके यहाँ लाओ। शादी की तैयारियां भी शुरू करो। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कालू तुरंत, यस बॉस। इतना बोलते ही कालू केबिन से जाने लगता है कि ध्रुव की आवाज़ सुनाई देती है, मैंने जो कहा था वह काम हुआ क्या? कालू पीछे मुड़कर, यस बॉस, हमने मैडम के पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं। ध्रुव से जाने का इशारा करता है तो कालू तुरंत वहां से चला जाता है। करीब 1:30 बजे के करीब दिव्या अपने बेड से उठकर देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता। दिव्या धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगती है। दिव्या एकदम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। पूरा विला इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था।
दिव्या चलते चलते मेन डोर तक चली जाती है। वह डोर को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी हॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर दिव्या कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। दिव्या धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है तो आदित्य अपने हाथ सीने पर बांधे दिव्या को ही लगातार देखे जा रहा था। उसे ऐसे देखकर दिव्या जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है और पानी की बोतल लेकर आदित्य को बिना देखे सीढ़ियों के ऊपर चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य भी कमरे में चला जाता है। दिव्या बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। जैसे ही वह आदित्य को देखती है, बेड पर लेट जाती है। आदित्य भी उसके पास जाकर लेट जाता है। जैसे ही आदित्य बेड पर लेटता है, दिव्या बेड से उठ जाती है और सोफे पर चली जाती है। आदित्य दिव्या की हरकतों को देखकर एकदम से परेशान हो जाता है। वह भी बेड से उठकर दिव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर शांत आवाज में, ये क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप सो नहीं सकती? दिव्या आदित्य को एक नज़र देखकर कहती है, हमें गैर मर्दों के साथ एक ही बेड पर सोना मंजूर नहीं है। गैर मर्द सुनते ही आदित्य अपनी आंखें छोटी करके दिव्या को घूरता है। वहीं दिव्या उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। आदित्य गहरी सांस लेकर कमरे से बिना कुछ बोले निकल जाता है और कुछ देर बाद आदित्य कमरे में आता है तो देखता है दिव्या अब भी सोफे पर बैठी हुई थी। आदित्य दिव्या के पास जाकर जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटाकर उसके हाथ में हथकड़ी को पहना देता है और खुद भी पहन लेता है। दिव्या अपने हाथ को छुटाते हुए, ये क्या है? आदित्य बेड पर लेटते हुए कहता है, मुझे अपनी नींद बार बार खराब करने की आदत नहीं है। दिव्या हथकड़ी को निकालने की कोशिश करती है। आदित्य, कोई फायदा नहीं है, ये चाबी के बिना बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। दिव्या आदित्य को घूरकर, मैं आपकी कंप्लेन दादी से कर दूंगी। आदित्य, लापरवाही में बेशक करो। दिव्या थक हार कर बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में वह भी गहरी नींद में चली जाती है। दिव्या के सोते ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है और दिव्या के हाथों से हथकड़ी खोलता है। फिर अपने हाथ से भी हथकड़ी खोलकर साइड टेबल पर वह रख देता है। आदित्य दिव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, एक बार बस मुझे पता चल जाए कि ध्रुव सूर्यवंशी तुमसे क्या चाहता है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से भी आज़ाद कर दूँगा। तभी उसे दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, अगर मैं कहूँगी कि मुझे आपके साथ इसी रिश्ते में बंधे रहना है तो क्या आप हमेशा के लिए मुझे इस रिश्ते से बंधे रहने देंगे? यह सुनकर आदित्य बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त दिव्या सो रही थी। सोते हुए ही वह ऐसे सवाल कर रही थी। आदित्य अब दिव्या को छोड़कर ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। दिव्या का सवाल से अब आदित्य बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है। दिव्या के साथ रिश्ते में हमेशा के लिए बंधे रहना क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है? कुछ भी हो, लेकिन आदित्य को दिव्या की कुछ आदत हो चुकी थी।
अब बेचैन वह इस बात से था कि दिव्या अगर उससे दूर हुई तो क्या करेगा। क्या वह अपनी आदत को भुला पाएगा।